स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। एक घंटे का खबरों का हमारा सफर हर रोज की तरह शुरू हो चुका है, जिसमें देश दुनिया, आपके शहर, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स यानी तमाम खबरें, यानी फुल पैकेज खबरों का डेली डोज। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन से भरपूर आपके राज्य की, आपके शहर की हर खबर और इंटरनेशनल और बी टाउन में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। तो हर कोई चाहता है कि अपने दिन की शुरुआत भगवान के सामने हाथ जोड़कर हो, मंदिर जाकर हो और उनके सामने उनका आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत हो, ताकि सब कुछ अच्छा रहे। बिल्कुल। और लेकिन पटियाला के मंदिरों के लिए ने एक नया फरमान जारी किया है। दरअसल महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। फैंसी ड्रेस पहनकर अब मंदिरों के अंदर आना बंद है। यानी कि कौन कौन सी वो ड्रेसेज है जिसको पहनकर महिलाएं अब मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगी, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। देश के तमाम मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। इस कड़ी में अब पंजाब के पटियाला शहर का भी नाम जुड़ गया है। यहाँ के मशहूर काला माता मंदिर से ड्रेस कोड की शुरुआत हुई है। नियमों के मुताबिक मंदिर में अब बरमूडा हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, फ्रॉक, कटी फटी जीन्स और नाइट सूट आदि पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए मंदिर परिसर में सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं। ड्रेस कोड के फैसले को आज से सख्ती से लागू किया जाएगा। बिल्कुल एक आपत्तिजनक ड्रेसां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन कुछ ड्रेसां ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਟੀ ਫਟੀ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਡੀ ਸਕਰਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵਗੈरह ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। गौरतलब है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसी तर्ज पर पटियाला के श्री काला माता मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। हिंदू तख्त के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश केहर के मुताबिक हिंदू तख्त के अधीन आने वाले पंजाब के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी ड्रेस कोड को लागू किया जाएगा। पटियाले कामयाब करने के बाद इन्हों सारे पंजाब दे विच लागू। गुस्सा तो प्रयागराज की सड़कों पर भी नजर आया है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा, तो बीच सड़क पर क्यों हुई ये जूतम पैजार, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। यूपी के प्रयागराज से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार सवार लोगों के साथ कुछ दबंग बुरी तरह मारपीट करते नजर आ रहे हैं। गीता निकेतन फ्लाईओवर पर गुंडई का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक कार की सफारी से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद सफारी में बैठे दबंगों ने कार सवार युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की। कार में बैठे दो युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने इन दबंगों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। दोनों तरफ से लोग गुत्थम गुत्थी करते नजर आ रहे हैं और पास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। हालांकि गलती कार वालों की थी या फिर सफारी वालों की, ये किसी को नहीं पता, लेकिन टक्कर के बाद जो बवाल हुआ उसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने जमकर देखा। तो देखो दीपिका, लोगों के अंदर कितना गुस्सा, और इसलिए हम कहते हैं कि अपने मन को शांत रखें। देखो प्रयागराज में एक गाड़ी से टक्कर क्या हुई, लोग खून के प्यासे हो गए। आखिरकार इंश्योरेंस क्लेम करके गाड़ी को ठीक भी तो कराया जा सकता था। जहाँ इधर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहाँ पर अस्पताल में बवाल हुआ है। दरअसल एक हिंदू लड़के को एडमिट किया गया था और उसके बाद डॉक्टर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसको लेकर के परिवार वाले और जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो आग बबूला हो गए। ऐसा क्या हुआ वहां पर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बरेली के स्टेडियम रोड पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप लगा कि तोतलापन खत्म कराने के लिए सर्जरी कराने आए 2.5 साल के बच्चे का डॉक्टर ने खतना कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोग अस्पताल में जुट गए और जबरदस्त हंगामा हुआ। एक हमारे हिंदू समाज के बच्चे का सुन्नत कर दिया, मुसलमानी कर दी उसको। उसने जीभ के नीचे का ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि डॉक्टर इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। बच्चा जब बाहर निकला तो इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई हम तो कितना कटवाने आए थे, हम खतना करवाने आए ही नहीं थे। तो अब ये कंफ्यूजन इनको पहले से
कुछ था कि हमें सूचना और खतरे में कोई फर्क नहीं है या क्या है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर ने जीभ के ऑपरेशन की बजाय 2.5 वर्षीय बच्चे का सर्कमसिजन कर दिया। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। हिंदू बच्चे का खतना करने का मामला गंभीर है। सवाल यह है कि डॉक्टर ने किसी गलत फहमी में सर्जरी की या फिर परिजनों से समझने में कोई चूक हुई। तो इस अस्पताल में जो इस मासूम बच्चे के साथ हुआ है उसके बाद बवाल होना लाजमी है। परिवार वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर गुजरात से आपको दिखाते हैं, जहां देखते ही देखते एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अफरा तफरी मची है, हर कोई इधर उधर भाग रहा है। हादसे की ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर से सामने आई हैं। जामनगर में बड़ा हादसा तब हुआ जब साधना कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड की इमारत के अचानक ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में एक गर्भवती महिला और एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। इमारत के मलबे में करीब 8 लोग दब गए थे। इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है। घटना के फौरन बाद लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 3 मंजिल की इस बिल्डिंग में 5 परिवार रहते थे। हादसे की चपेट में आए 5 घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया। और एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं उत्तराखंड से। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। जी हाँ, मौसम विभाग ने ये कह दिया कि उत्तराखंड के कई जगहों पर सोमवार तक भारी बारिश रह सकती है, जिसको लेकर के लोगों से अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया। बिल्कुल, तो आपको बताएं कि मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। 3 दिन तक यानी अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खराब मौसम की वार्निंग भी उत्तराखंड के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने 24 से 26 जून तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। फिर लोग जो जा रहे हैं पहाड़ों में या चारधाम यात्रा विशेषकर अगर देखें तो अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे जो एक्टिविटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो रास्ते हैं उनमें थोड़ा बहुत जो लैंडस्लाइड है वो चीज़ें देखने को मिलेगी। रास्ते बंद होंगे कहीं कहीं पर। आज भी उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 26 जून तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश में ही भूस्खलन और चट्टानों के गिरने का खतरा रहता है। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में जब रेड अलर्ट जारी किया गया और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है दीपिका कि असम में भी लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ज्यादातर जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के घर में, उनके आंगन में पानी भर चुका है और आने वाले दिनों में लोगों के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी फिलहाल असम में हालात क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाढ़ से जूझ रहे राज्य असम के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में रुक रुक कर हो रही बारिश से नए इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। असम के 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 2 लोगों की बाढ़ में डूबने से मौत हो गई है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की कई छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। कई जिलों में छोटे बड़े कई पुल बह चुके हैं, सड़कों से संपर्क टूट चुका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी हैं।
10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल जलमग्न हो चुकी है। बजाली, बक्सा, बरपेटा, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, गोलपारा, करीमगंज, कोकराझार, माजूली और नलबाड़ी सहित कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। 7 जिलों में 140 राहत शिविरों में 14,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में असम को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शानदार यूएस दौरा और अमेरिका से रवाना हो चुके हैं मिस्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वो वहां से निकल रहे थे उन्हें तोपों की सलामी दी गई, यानी कि वेलकम से लेकर के जब वो विदा ले रहे थे वहां से, तब भी उनके लिए उनके सम्मान में तोपों की सलामी दी गई। तो अब आगे मिस्र के 2 दिन के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। वहां भी कई कार्यक्रम उनके पहले से ही तय हैं, लेकिन खासतौर पर ये जो दौरा अमेरिका का उनका रहा वो कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक रहा। दोनों देशों के संबंधों को नए आयाम तक पहुंचाने से लेकर बायलैटरल टॉक्स, कई डिफेंस डील और इसके अलावा उद्योगपतियों के साथ जो उनकी मीटिंग्स रही, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में भारतवंशियों को भी संबोधित किया, क्योंकि जो भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं वो बहुत ही बेसब्री से प्रधानमंत्री के इस दौरे का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, और इसी से जुड़े गूगल और माइक्रोन भारत में निवेश करेंगी। जेई के फाइटर जेट इंजन अब भारत में बनेंगे। इसरो और नासा साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका की गौरवशाली यात्रा शुरू हो चुकी। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे के आखिरी दिन स्ट्रैटेजिस्ट से बात की और उन्होंने ये भी बताया कि ये सदी भारत का सदी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर भारत में निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का कोई सही समय है तो वो यही है, और जिसने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया वो अपने फायदे को मिस कर देगा। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनाते हैं। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित किया। इससे पहले पीएम ने स्ट्रेटेजिस्ट्स को भी संबोधित किया और अमेरिका भारत में निवेश के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया। भारत अमेरिका की सरकारों ने आपके लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है। अब इस ग्राउंड पर खुलकर खेलने और खिलने की जिम्मेदारी आपकी है। 1000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिस्ट्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि भारत चुनौतियों को चुनौती दे रहा है। हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में रह रहे इंडियंस को संबोधित करने से पहले कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की थी। जी हाँ, फाइटर जेट और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इसके अलावा अमेजॉन के सीईओ से भी उन्होंने मुलाकात की और तमाम कंपनियों ने भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग के सीईओ डेविड कोलहन से मुलाकात की और कोलहन ने भारत में $100 मिलियन निवेश की बात भी कही। He does have a specific interest in aviation and aerospace.
It's a big vision. I would like for India to play a significant role, not just for India, but for the region broadly. पीएम मोदी ने अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। I had a very good and productive conversation with Prime Minister Modi. I think we share a number of goals together in India. Very interested in helping create more jobs, helping digitize more small and medium-sized businesses, and then helping more Indian companies and products be able to be exported all around the world. अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से पीएम की मुलाकात के दौरान भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा भी मौजूद रहे। Earlier, it was always about India coming, having certain needs for its growth. What I sensed was a very, very strong interdependency on this trip. I think America has recognized that India is today key to its own long-term growth prospects, and that is what excites me about this trip. इससे पहले पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टी शर्ट गिफ्ट की, जिसमें भारत और अमेरिका को भविष्य बताया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें लंच दिया खास तौर पर, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को ये कह दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच की वो अहम कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उन्हें लंच दिया। विदेश मंत्रालय में पीएम के लिए समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूत कड़ी करार दिया। डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था, और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी, और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। लंच के दौरान कमला हैरिस ने भारत की सराहना की। उन्होंने कोविड काल में भारत के प्रयास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास और शिक्षा पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। India's global engagement has not only been to the benefit of the people of India, but also to the benefit of the people of the United States and people around the world. So, Mr. Prime Minister, thank you for your role of leadership to help India emerge as a global power in the 21st century. लंच समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 साल में भारत और अमेरिका ने लंबी यात्रा तय की है। आकाश से समुद्र तक सहयोग बढ़ा है। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर विस्तार से आपके सामने। और चलिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें। पुंछ में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एलओसी के करीब ही आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा में भी आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। तो खत्म हो चुकी है मुठभेड़, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और बड़ी खबर आपको बताएं जम्मू कश्मीर से, जहां पुंछ में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 आतंकी बताए जा रहे हैं कि ढेर कर दिए गए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, कुपवाड़ा में भी आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एलओसी के करीब भी आतंकियों से एनकाउंटर है वो हुई। तो दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें हैं और देश के कुछ और अपडेट्स भी आगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की हर बात जो उन्होंने अमेरिका में कही वो कैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और उत्तर प्रदेश में अब सावरकर को लेकर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के क्लास 9 के सिलेबस में सावरकर के चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। और सावरकर के चैप्टर को ऐड करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। अगर वीर सावरकर की बात को कांग्रेस ने माना होता, ये देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता। अगर नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हमने अपनाया होता 1947 में, देश का विभाजन नहीं होता।
सावरकर को लेकर कर्नाटक में सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि यूपी से आई एक खबर ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। सूबे की सियासत सावरकर के मुद्दे पर गर्मा गई है। दरअसल योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस में सावरकर समेत 50 अन्य महापुरुषों के नाम शामिल किए हैं। छात्रों को इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। वीर सावरकर जी तो हैं ही हैं, एक ही साथ हम जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्हें जीवन का उत्सर्ग किया है, उन जीवन से खेले हैं और आज हमारे लिए उन्होंने आजाद कराया है। उनका जीवन चरित्र का अवलोकन होना चाहिए और बच्चों तक उनका जीवन चरित्र पहुंचना चाहिए। वहीं सिलेबस में सावरकर का नाम शामिल करने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। अगर आप सावरकर को महान बता करके पढ़ाएंगे तो उन लोगों को क्या बताएंगे जो भारत माता की आजादी के लिए सीने पर गोली खा गए, भारत माता की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम गए, भारत माता की आजादी के लिए पूरा जीवन जेल काट गए। मौका तो उनके पास भी था कि अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग लेते, उनके लिए काम करते। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 के सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर को शामिल किया गया है। इसके साथ ही छात्रों को जगदीश चंद्र बोस, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन, छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध और बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। 10वीं क्लास के छात्रों को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे, रोशन सिंह, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, खुदीराम बोस की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। तो सावरकर को महापुरुष बता करके चैप्टर शामिल करने पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी काफी ज्यादा नाराज है। हालांकि ये बात अलग है कि विपक्ष हर चीज में, हर मुद्दे में बवाल ढूंढ ही लेती। दरअसल 51 दिन हो गए, अभी भी मणिपुर सुलग रहा है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन ये मीटिंग भी विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के अस्थायी समाधान के लिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 3 बजे गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। 50 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही। इंडियन आर्मी भी हिंसा रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिंसा, आगजनी और बम धमाके लगातार हो रहे हैं। केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक के जरिए समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिना पीएम की मौजूदगी के सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकती, तो वहीं ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। वही गृह मंत्री जो मणिपुर जा चुके हैं, वही गृह मंत्री जिनका दौरा से कोई नतीजा नहीं निकला, सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, वही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसका क्या मतलब है? ये एक औपचारिकता है। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको मणिपुर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है मणिपुर। सर्वदलीय बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद नहीं होंगे। हालांकि एनसीपी के मणिपुर के नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। भोपाल से जहां पर पोस्टर को लेकर के दरअसल जंग छिड़ चुकी। पहले कमलनाथ के पोस्टर्स लगे सड़क पर और अब शिवराज सिंह चौहान। ऐसा क्या लिखा इन पोस्टर्स में जिसको लेकर पूरा बवाल मच गया? देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। भोपाल में सीएम और पूर्व सीएम के पोस्टरों पर जंग छिड़ी हुई है। कमलनाथ और शिवराज सिंह के पोस्टरों में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगे जिसमें उन्हें करप्शन नाथ लिख दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने चूना भट्टी थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को ही नसीहत दे डाली। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। वो एक था ना, फटा पोस्टर निकला 0। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले, कोई आस्तीन का हिसाब तो नहीं है। इधर देर शाम सीएम शिवराज के खिलाफ पोस्टर सड़कों पर लगे दिखे, जिनमें उन्हें भ्रष्टाचारी बताया गया। पोस्टर में सीएम के 18 साल के शासन को घपलों और घोटालों का बताया गया। तो
तो भोपाल में भ्रष्टाचार के इन पोस्टरों को लेकर के बवाल मचा, मामला पुलिस तक जा पहुंचा, लेकिन पटना में बवाल हुआ विपक्ष की मीटिंग के बाद। हालांकि विपक्ष एकजुटता के दावे करता हुआ नजर आया और इसी एकजुटता पर बीजेपी कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए किस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए विपक्ष ने। पटना में विपक्ष के बड़े नेता मिले, एकजुटता के बड़े बड़े दावे हुए, बड़े बड़े वायदे हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते आते एकजुटता हवा होती दिखी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। बाकी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। दावा हुआ कि 2024 का चुनाव आएगा तो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को। इस बात तक तय है, गए ये लोग, बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। विपक्ष की एकजुटता हिली डुली दिखी और बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने पूछ डाला कि केजरीवाल पीसी से क्यों नदारद रहे और ये भी पूछ डाला कि बंगाल के पंचायत चुनाव में क्या विपक्ष एकजुट होगा। ओदा पहाड़ निकली चुईया, बंगाल का चुनाव है और वहाँ जिस तरह की हिंसा हो रही है, तो क्या पंचायत के चुनाव में कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या क्यों नहीं आश्वासन दिया ममता बनर्जी ने इस मीटिंग के अंदर? बहरहाल विपक्ष की मीटिंग से जो मुख्य एजेंडा निकला वो ये कि अगली बैठक जुलाई में होगी और शिमला में पहाड़ों की वादियों में होगी। तो बात करेंगे दिल्ली में जो डटे हुए हैं पहलवान, प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे वक्त से ये प्रदर्शन उनका चल रहा है। यौन शोषण के जैसा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन अब पहलवानों के ही एक कोच ने मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बजरंग पुनिया के मेंटोर योगेश्वर दत्त ने ये साफ कर दिया है कि पहलवानों का जो मुख्य मकसद था इस प्रदर्शन का, वो ट्रायल्स में छूट पाना था। देखिए रिपोर्ट में खबर। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में अब पहलवान आपस में दंगल करते नजर आ रहे हैं। दरअसल यौन शोषण के आरोपों को लेकर हुए धरना प्रदर्शन में जो 6 मुख्य पहलवान शामिल हुए थे, उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में छूट दी गई है, जिसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ओलंपियन और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने इस छूट पर सवाल खड़े किए हैं। ये कोई मापदंड नहीं होता कि भाई ये धरना प्रदर्शन भी थे, इन्होंने प्रदर्शन किया था, किसी के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे किसी पे, तो इसलिए हम ये छोड़ देंगे। ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसे तो जो और भी पहलवान है और खिलाड़ी भी होंगे, हर गेम में खिलाड़ी है, वो भी बैठ जाएंगे छूट लेने के लिए। योगेश्वर दत्त ने बाकी पहलवानों से भी इस छूट का विरोध करने की अपील की है। लेटर लिख के, पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी को, खेल मंत्री जी को, आईओ को आप लेटर भेजिए कि ये गलत है, फिर ट्रायल होनी चाहिए, निष्पक्ष ट्रायल होनी चाहिए। वहीं विनेश फोगाट ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए योगेश्वर दत्त पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा थे। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आप बीती बता रही थी, उस वक्त वो बेहद घटिया तरह से हंस रहे थे। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आईं, तो बाहर आकर योगेश्वर उनको कहने लगा कि कुछ नहीं होगा बृजभूषण का, जाओ अपनी प्रैक्टिस कर लो। ट्वीट में विनेश फोगाट ने कहा कि योगेश्वर ने इस मामले को बड़ा इशू नहीं बनाने की बात कही थी। तो देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे जो है अमेरिका में हमने सुने, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारतीय खाने के मुरीद हो गए हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को जलेबी और चाट का स्वाद कैसा लगा वो आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो लिटिल इंडिया हैरिस पार्क में भारतीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अल्बनीज के साथ भारतीय समुदाय के लोग भी नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के कहने पर अल्बनीज ने भारतीय स्ट्रीट फूड का स्वाद चखने का फैसला किया और वो हैरिस पार्क पहुंच गए। इस दौरान कई लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। अल्बनीज ने भी लोगों के साथ हाथ मिलाया और लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। जलेबी खाते हुए अल्बनीज और उनके सहयोगी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
अल्बनीज ने खाने के दौरान की कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज वीडियो में चाट खाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि एंड्रयू कार्लटन के साथ लिटिल इंडिया हैरिस पार्क में शुक्रवार की रात शानदार रही। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे मुताबिक चटकाज में चाट और जयपुर स्वीट्स में जलेबी खाई। ये कमाल का था। इस वीडियो में पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ में कई और लोग भी भारतीय खाने का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सभी लोग चाट जलेबी बड़े चाव से खाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पीएम अल्बनीज लोगों से गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। एंथनी अल्बनीज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, भारतीय संस्कृति और विविधता को आत्मसात करते हुए आपकी शुक्रवार की रात एक यादगार रात की तरह लग रही है। ये वास्तव में एक विजेता की तरह है, बिल्कुल भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की तरह। और इसी के साथ आज के लिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना है। लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।